नमस्कार। आज हम संस्कृत साहित्य के एक बिल्कुल अलग तरह के नाटक मुद्रा राक्षस की दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये कोई आम नाटक नहीं है, मतलब प्रेम कहानी या देवताओं की कथा जैसा नहीं। सही कहा। ये तो प्राचीन भारत का एक खालिस राजनीतिक थ्रिलर है ना, जिसे विशाख दत्त ने लिखा था शायद 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में ही। बिल्कुल। ये नाटक हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब मौर्य साम्राज्य बस स्थापित हो ही रहा था। और केंद्र में कौन है? आचार्य चाणक्य, उनकी वो हैरत अंगेज राजनीतिक चालें। चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। हाँ जरूर। ये नाटक असल में जासूसी, कूटनीति और जिसे कहते हैं राजकाज की कला, उसका एक गजब का नमूना है। और इसका नाम मुद्रा राक्षस यानी राक्षस की अंगूठी, ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य जैसा लगता है। बिल्कुल। ये नाम ही चाणक्य की चतुराई और कहानी के मुख्य बिंदु की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि कैसे चाणक्य में नंदवंश के आखिरी वफादार मंत्री राक्षस को, जो बहुत काबिल भी थे, हाँ, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पाले में लाने के लिए क्या क्या दिमागी खेल खेले। तो कहानी शुरू होती है जब नंदवंश खत्म हो चुका है। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती बाकी है, अमात्य राक्षस। सही। वो नंदों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है और जाहिर है बदला लेना चाहते हैं। और यही से चाणक्य का दिमाग चलना शुरू होता है। हाँ। उनका वो मास्टर प्लान। हाँ, और देखिए, समझने वाली बात यह है कि चाणक्य का लक्ष्य सिर्फ राक्षस को रास्ते से हटाना नहीं था। अच्छा, तो फिर? बल्कि उसकी काबिलियत का इस्तेमाल करना था मौर्य साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। और इसके लिए वो हर तरीका अपनाते हैं। जासूसों का जाल, धोखाबाजी। धोखा? हाँ, जाली दस्तावेज तक। वो जो मशहूर अंगूठी है वो भी इसी का हिस्सा है। जाली दस्तावेज? उस जमाने में भी? ये तो काफी कठोर लगता है। हाँ, कठोर तो है। लक्ष्य साधने के लिए नैतिकता को कहाँ तक पीछे रखा जा सकता है, ये सवाल उठता है। तो इन चालों का कुछ असर हुआ? जासूस वगैरह? बिल्कुल। चाणक्य के जासूस जैसे भागुरायण वो राक्षस के खेमे में घुस जाते हैं। अच्छा। राक्षस के जो दोस्त हैं जैसे चंदन दास, उन पर दबाव बनाया जाता है। और वो अंगूठी वाली घटना तो राक्षस को फंसाने और उसे चंद्रगुप्त पर शक करने पर मजबूर करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। यानी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल। उसे तोड़ने की, अकेला करने की कोशिश। और इन सब के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि नाटक में रोमांस, प्रेम वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, है ना अजीब। सारा ध्यान सिर्फ सत्ता, रणनीति, दांव-पेच। ये तो अपने आप में अनोखी बात है उस समय के लिए। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है मेरे ख्याल से। ये नाटक उस समय की रियल पॉलिटिक दिखाता है। रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राजनीति, जिसमें परिणाम मायने रखता है, भावनाएं या पारंपरिक नैतिकता नहीं। सत्ता कैसे काम करती है, ये उसका नग्न चित्रण है। पर साथ ही राक्षस का जो अंदरूनी संघर्ष है। हाँ, वो क्या है? अपनी पुरानी वफादारी नंदों के प्रति और दूसरी तरफ राज्य की स्थिरता की जरूरत। इसके बीच वो फंसा हुआ है। ये चीज कहानी को एक मानवीय गहराई देती है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वफादारी और कर्तव्य के बीच फंसे एक व्यक्ति की कहानी भी है और चाणक्य की प्रतिभा को समझने का एक शानदार जरिया भी। तो फिर आज के समय में इस नाटक से क्या सीखा जा सकता है? क्या आज भी ये प्रासंगिक है? देखिए, चाणक्य की जो रणनीतिक सोच है, योजना बनाना, विरोधी को समझना, मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल, हाँ, ये सिद्धांत तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो या डिप्लोमेसी। सही है। और वफादारी, धोखा, नेतृत्व का सवाल, ये मुद्दे तो हमेशा ही रहते हैं। ये नाटक दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए, राष्ट्रहित के लिए, व्यक्तिगत निष्ठा को पीछे छोड़ना पड़ता है, जैसा राक्षस अंत में करता है मौर्यों से जुड़कर। तो ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये शासन कला और कूटनीति की जटिलताओं को समझने का एक पाठ है। तो कुल मिलाकर कहें, मुद्रा राक्षस हमें चाणक्य के उस असाधारण दिमाग की एक झलक देता है और ये भी दिखाता है कि प्राचीन भारत में राजनीति कितनी पेचीदा और बहुस्तरीय थी। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। वो क्या? यही कि क्या राज्य के हित में किसी व्यक्ति की निष्ठा को इस तरह बदलना या तोड़ना, क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये नाटक हमें सत्ता, रणनीति और नैतिकता के बीच के उस महीन और अक्सर मुश्किल संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है, जिस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।